हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मूमल करंट अफेयर। अगर आपने पिछले वाले मंथ्स की मूमल करंट अफेयर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जाकर के, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको दिसंबर 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक की कंप्लीट मूमल मैगज़ीन मिल जाएगी, और ये अभी फरवरी 2022 की मूमल मैगज़ीन है। और कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि ये जो मूमल मैगज़ीन होती है वो 1 महीने की आती है या 2 महीने से आती है, तो ये 2 महीने से आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे राजस्थान परिदृश्य में, और हम इस मूमल में जो डिस्कस करते हैं, मूमल के अलावा भी जो चीज़ें डिस्कस करनी होती है एक्स्ट्रा, वो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 31 जनवरी 2022 को प्रदेश की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये बनी है उषा शर्मा। यह है उषा शर्मा, और यही अभी प्रदेश की नई मुख्य सचिव बनी है। बात करें मुख्य सचिव की, तो मुख्य सचिव होता कौन है? मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री के बाद जो है कार्य करता है, वही मुख्य सचिव कार्य करता है। ये हैं प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, IAS अधिकारी होते हैं जो मुख्य सचिव का कार्यभार संभालते हैं। मुख्यमंत्री जनता में जाकर के जो लंबी लंबी बातें करके आते हैं, उन्हें संभालने का कार्य यही करते हैं। उन्हें इम्प्लीमेंट करने का कार्य मुख्य सचिव ही करता है। ठीक है, बात करें मुख्य सचिव की, तो मुख्य सचिव का पद ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। सन 1798 में लॉर्ड वेलेजली तब भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तब उन्होंने केंद्रीय सचिवालय का पुनर्गठन किया था, और उसी समय मुख्य सचिव के पद का भी सृजन किया था। बात करें तो मुख्य सचिव की, तो जॉर्ज हिलेरो बार्लो पहले मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे। राजस्थान एक 20 श्रेणी का जो राज्य हुआ करता था 1 नवंबर 1956 से पूर्व, लेकिन उस टाइम पर राज्य में जो मुख्य सचिव होता है उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती थी। लेकिन 1958 के बाद प्रथम बार जो है राज्य सरकार के द्वारा मुख्य सचिव की जो है नियुक्ति की जाने लगी, और मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है वरिष्ठ IAS अधिकारी के रूप में। ठीक है, 13 अप्रैल 1949 को राज्य के प्रथम मुख्य सचिव बने थे श्री राधा कृष्णा बने थे। ठीक है, और इसमें मुख्य सचिव की बात करें तो उनका चयन कैसे किया जाता है? तो मुख्य सचिव का अनुभवों के आधार पर उनका चयन किया जाता है। साथ ही उनका कार्यकाल असाधारण जो प्रशासनिक प्रतिभाएं हैं उनसे भरा हुआ होना चाहिए, यानी कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे अवार्ड जीते हों और उन्होंने बेस्ट कार्य किया हो, उनको मुख्य सचिव के रूप में चुना जाता है। बात करें उषा शर्मा की, तो ये दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और इससे पहले वर्ष 2009 में कुशल सिंह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा तो ये फालतू की डिटेल है, लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और बात करें इसमें कि BS मेहता जो है उनका कार्यकाल मुख्य सचिवों के रूप में सर्वाधिक लंबा रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। और VBL जो है माथुर, उनका जो कार्यकाल है सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ, यानी कि 4 मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने कार्य किया है। उनमें हरिदेव जोशी हैं, शिवचरण माथुर हैं और भैरव सिंह शेखावत हैं। इन्होंने इनके साथ कार्य किया है। और श्रीमती कुशल सिंह जो है राजस्थान की मुख्य सचिव बनने वाली पहली महिला है, और उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। ठीक है, बात करें मुख्य सचिव की, तो मुख्य सचिव थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अब थिंक टैंक होता क्या है? ये एक इंग्लिश का मुहावरा है। उसका मतलब होता है कि ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हु प्रोवाइड एडवाइस एंड आइडियाज़ ऑन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज़। मतलब कि जो मुख्य सचिव होते हैं वो
सरकार को जो है एक ग्रुप होता है, एक्सपर्ट ग्रुप होता है जो सरकार को जो है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो इश्यू होते हैं उन पर एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इससे आपका एक मुहावरा भी तैयार हो गया और इसकी डिटेल भी तैयार हो गई। मुख्य सचिव के बारे में कुछ कथन कहे गए हैं, उनमें SR महेश्वरी ने कहा है कि मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन होती है या दूरी होती है, ये कहा है SR महेश्वरी ने। ये कथन भी आपको याद रखना है। मुख्य सचिव जो होते हैं वो संकटकालीन समय में राज्यों के नर्वस सिस्टम की भांति कार्य करते हैं। प्रशासन में इनका जो कार्य मुख्यमंत्री के लिए होता है, वही कार्य जब आपातकाल की स्थिति हो जाती है वो का वो कार्य ये राज्यपाल के प्रति भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है, तो ये की गई है RK शर्मा के कार्यकाल में। ये हैं RK शर्मा और इन्हीं के कार्यकाल में 1 वर्ष की जो है वृद्धि की गई है। ये हैं राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू रूप से आयोजन एवं सुधारात्मक सुझाव देने के लिए 30 जनवरी 2022 को गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है जस्टिस विजय कुमार व्यास को। यह है जस्टिस विजय कुमार व्यास और इन्हीं को जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू रूप से आयोजन एवं सुधारात्मक सुझाव के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात करें ये जो समिति है वो क्या कार्य करेगी। अभी जो रीट में पेपर लीक हुआ है उससे संबंधित जो मामले हैं उनका जो है समाधान करेगी और जितनी भी जो परीक्षाएं पेंडिंग चल रही है उनको करवाने का कार्य करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2022 को हैदराबाद में आयोजित नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का खिताब जीतने वाले प्रदेश के तीरंदाज हैं, तो ये हैं रजत चौहान। ये हैं रजत चौहान और इन्होंने ही नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2022 को घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में प्रदेश की किन प्रतिभाओं को चुना गया है, तो ये चुना गया है देवेंद्र झाझड़िया को, राजीव महर्षि, अवनी लेखरा, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और राम दयाल शर्मा को चुना गया है। ठीक है, 25 जनवरी 2022 को देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, जिसमें से राजस्थान की 5 हस्तियां शामिल है, जिनमें फर्स्ट है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और साथ ही राजस्थान के मुख्य सचिव और नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं। इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया है। यह हैं राजीव महर्षि और इन्हीं को पद्म भूषण जो है उससे नवाजा गया है। आपको इनका नाम भी याद रखना है और इन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है ये भी याद रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है देवेंद्र झांझड़िया। ये हैं देवेंद्र झांझड़िया और ये जेवेलियन थ्रो से संबंधित हैं और इन्होंने पैरा ओलंपिक में जो है मेडल्स जीते थे। ठीक है, और इनको सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। देवेंद्र झांझड़िया जो है झुंझुनू जिले से संबंधित हैं और इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। ये हैं देवेंद्र झांझड़िया और इन्हीं को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अवनी लेखरा। ये हैं अवनी लेखरा और ये जो है शूटिंग से संबंधित हैं और ये जयपुर की रहने वाली है। इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। इन्होंने टोक्यो जो ओलंपिक हुए थे, पैरा टोक्यो ओलंपिक, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये 2 मेडल जीत के लाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो कि कला क्षेत्र से संबंधित है और इनका संबंध जो है सिरोही जिले से है और इनको पद्म श्री से नवाजा गया है। ये हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और इनको पद्म श्री से नवाजा गया है। राम दयाल शर्मा। ये हैं राम दयाल शर्मा और इनको पद्म श्री से नवाजा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को राजपथ पर हुई परेड का नेतृत्व करने वाले सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट हैं, तो ये हैं निरुपेश कुमार। ये हैं निरुपेश कुमार और यही सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट हैं। इनका संबंध झुंझुनू जिले से है, ठीक है। और राजपथ पर आयोजित परेड का नेतृत्व इन्होंने दूसरी बार किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इससे पूर्व वो 2018 में डिप्टी कमांडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीपी जारोली, ये हैं टीपी जारोली और ये हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और अभी ये चर्चा में क्यों हैं, क्योंकि अभी जो रीट का पेपर हुआ था और रीट भर्ती परीक्षा में अनियमितता जो देखी गई थी, उसके चलते इनको इनके पद से जो है हटा दिया गया है, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित भरत व्यास विशेषांक का विमोचन किया गया है। ये हैं पंडित भरत व्यास। 21 जनवरी 2022 को कला साहित्य एवं संस्कृति और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जयपुर स्थित अपने आवास पर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की मुख्य पत्रिका जागती ज्योत में पंडित भरत व्यास के विशेषांक का विमोचन किया गया है। विशेषांक का मतलब होता है कि उनके बारे में एक विशेष लेख लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के वरिष्ठ IPS अधिकारी जिन्हें 8 जनवरी 2022 को पंजाब पुलिस का प्रमुख बनाया गया है, तो ये बनाया है वीरेश कुमार भावरा को। ये हैं वीरेश कुमार भावरा और इन्हीं को पंजाब पुलिस का मुख्य प्रमुख बनाया गया है। इनका संबंध बयाना भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RPA को मिला सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण। राजस्थान पुलिस अकादमी को देश का श्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य मनमोहन सिंह ने जयपुर जिले के किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना हेतु किया है, तो ये किया है ग्राम पंचायत बटेरी, जो कि बस्सी जयपुर में स्थित है। बात करें इस योजना की, तो ये योजना वर्ष 2014 में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शुरू की गई थी। इस योजना के तहत एक जो संसद सदस्य हैं वो 1 साल में एक गांव को गोद लेंगे और उस गांव का संपूर्ण विकास किया जाएगा। उसमें चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे उसमें पंचायत भवन बनाने हो, ये सारे जो कार्य हैं वो इसके तहत किए जाएंगे। और इस योजना को MP लेड योजना कहते हैं। MP लेड का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी कि संसद सदस्य स्थानीय विकास। MP लेड जो योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत चलाई जाती है, यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय के तहत जो है चलाई जाती है। इसमें 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं जो कि अव्यापगत होते हैं, यानी कि 5 करोड़ रुपए अगर आपने इस साल यूज़ नहीं किए तो वो आगे के 5 करोड़ प्लस होकर के और वो जुड़ते जाएंगे, ठीक है। अव्यापगत का मतलब होता है कि वो समाप्त नहीं होते, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे कि लोकसभा क्षेत्र के जो सदस्य हैं वो अपने लोकसभा क्षेत्र में हैं जो अपने गांव का विकास कर सकते हैं। राज्यसभा क्षेत्र के सदस्य अपने राज्यसभा क्षेत्र में जो है अपने गांव का चुनाव कर सकते हैं, मतलब अपने क्षेत्र के अंदर जो गांव आते हैं उनका विकास कर सकते हैं। और जो मनोनीत सदस्य हैं वो पूरे देश में कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार एक गाँव गोद लेकर के उस गाँव का विकास कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया है कि इसमें 15% जो राशि है वो SC के लिए और 7.5% जो है ST के लिए खर्च की जाएगी, ठीक है। और साथ ही गंभीर प्रकृति की अगर आपदा आती है दूसरे राज्यों में तो 1 करोड़ रुपए की जो राशि है वो उन राज्यों को भी दी जा सकती है। योजना में क्या होता है कि एक जो सांसद है वो 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेगा, ठीक है, और ऐसे करके 5 सालों के लिए 5 गांवों का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 2022 को वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है वायु शक्ति 2022 का आयोजन जो है फरवरी में किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया जा रहा है, ठीक है। इस युद्धाभ्यास में पहली बार रफाल लड़ाकू विमान और मालवाहक चिनूक और अपाचे लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर हैं वो भी भाग लेंगे।
ये जो युद्धाभ्यास है, इस युद्धाभ्यास में MiG-21, बाइसन MiG-29, मिराज 2000, सुखोई 30 और MKI जगुआर रफाल लड़ाकू विमान है, ये विमान सारे इसमें भाग लेंगे। साथ ही लड़ाकू विमान, रॉकेट लॉन्चर, कैनन, लेज़र गाइडेड बम, जो नेत्र प्रणाली है वो, और अवाक्ष व मिसाइलों का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा। MI-17, MI-35, रुद्र, अपाचे, चिनूक जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे इस युद्धाभ्यास में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, एक बार सुन लेना, ठीक है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है वो 4 ऑप्शन करके दे देते हैं और निम्न में से इससे संबंधित कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें सारी डिटेल ही याद करनी होती है, ठीक है। और इस युद्धाभ्यास में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32, हरक्यूलिस C-130, ग्लोब मास्टर C-17 और ये सारी जो है वो इसमें शामिल होंगे। और साथ ही वायुसेना की जो गरुड़ कमांडो टीम है वो भी इसमें भाग लेगी। एक एक चीज़ को आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आप 1-2 बार भी सुन लोगे ना तो वहाँ जो है एग्ज़ाम में ये क्लिक कर जाएगी चीज़ें, ठीक है। वायुसेना हर 3 साल में रियल टाइम युद्धाभ्यास करती है, यानी कि फायर जो पावर है उसका डिस्प्ले का आयोजन करती है वायुसेना। और इससे पहले वर्ष 2019 में वायु शक्ति 1 का आयोजन किया जा चुका है। ये जो युद्धाभ्यास करते हैं उनमें क्या किया जाता है कि जो एक्चुअल में जो युद्ध होते हैं ना वैसी स्थिति बनाई जाती है और फिर युद्ध किया जाता है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।